नमस्कार दोस्तों, राज कंप्यूटर की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 1500 क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोग की चल रही है, आज उसी क्रम में ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो देखते हैं आज कौन कौन से प्रश्न हैं। आज का पहला जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा प्रोग्राम पेंटिंग और इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो पेंटिंग प्रोग्राम और इमेज एडिटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, आपका ऑप्शन है एप्पल वर्क्स, ओपन ऑफिस राइटर, वर्ड परफेक्ट और फोटोशॉप। देखो, एप्पल वर्क टेक्स्ट एडिटर है, ये भी टेक्स्ट एडिटर है और ये भी टेक्स्ट एडिटर है। मतलब कि इसमें टेक्स्ट पर ही काम होता है ना। रही बात ये फोटोशॉप की, तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर यही है, क्योंकि फोटोशॉप में इमेज एडिटिंग होती है ना। इमेज एडिटिंग और जो फिल्टर्स वगैरह लगाने का काम किया जाता है वो किया जाता है फोटोशॉप में, जिसको फोटोशॉप फोटो स्टूडियो वाले इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा टूल MS पेंट प्रोग्राम में उपलब्ध नहीं होता है ना। प्रश्न पूछ रहा है कि MS पेंट होता है, पेंट सभी हम लोगों ने चलाया है, ड्राइंग हम उसी में सीखते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो उसमें कौन सा टूल नहीं होता है ये पूछा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है इरेजर, तो इरेजर तो उसमें होता है ना। फिर है टेक्सचर, फिर है फिल टूल और फिर है टेक्स्ट। देखिए यहाँ पे इरेजर इसमें होता है, फिल जो कलर फिल करने का ऑप्शन आता है वो भी इसमें होता है, और हम उसमें टेक्स्ट भी टाइप कर लेते हैं। उसमें टेक्सचर्स का ऑप्शन हमको नहीं मिलता। टेक्सचर्स मतलब कि जो बैकग्राउंड में हम लोग टेक्सचर्स इमेज लगाते हैं, उस पैटर्न का हमें इसमें टेक्सचर्स लगाने के लिए नहीं मिलता है, जो कि हमको कहाँ मिल जाता है, वो मिलता है हमें पावर पॉइंट में। ठीक है, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं होता है, ये ऑप्शन हमारे पास होता है लेकिन पावर पॉइंट में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में, यदि एक मेमोरी चिप अस्थिर है तो यह खालिस्तान कहलाएगी। ठीक है, तो यदि एक मेमोरी चिप कैसी है, अस्थिर है ना। और यहाँ पे मेमोरी हम लोगों ने देखे हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी दो तरीके की होती है ना, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो यहाँ पर अस्थायी मेमोरी की बात कर रहा है ना। और अस्थायी जो मेमोरी होती है, हम पढ़ते हैं रैम और रोम, उसमें जो रैम होती है हमारे पास क्या होता है, जो रैम होता है ये कैसा होता है, अस्थिर मेमोरी या अस्थायी मेमोरी होती है कंप्यूटर की, है ना। और इसे अस्थायी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये होती है वोलेटाइल, है ना। जो रैम होती है ये क्या होती है, आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है। और वोलेटाइल मेमोरी कैसी होती है, तो वोलेटाइल मेमोरी में जब भी बिजली सप्लाई बंद होती है तो उसमें रखी सूचनाएं कैसी होती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसी का प्रश्न है। इसमें ऑप्शन हमको दे रहा है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करता है, बिजली बंद होने की स्थिति में इसकी सामग्री खो जाती है ना। डेटा केवल संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इसमें डेटा संग्रह होता ही नहीं है ना। रोम के नाम से जाना जाता है तो नहीं, क्योंकि रोम कैसा है, रोम है नॉन वोलेटाइल और ये होती है स्थायी मेमोरी। तो हमारा राइट आंसर है कौन सा, बिल्कुल यही वाला, क्योंकि इसमें वोलेटाइल अस्थिर मतलब कि वोलेटाइल मेमोरी है। इसलिए राइट आंसर हमारा जो बनेगा वो यही बनेगा कि बिजली बंद होने से की स्थिति में इसमें रखी सामग्री स्वतः नष्ट हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की बाहरी मेमोरी है। बाहरी मेमोरी मतलब एक्सटर्नल मेमोरी पूछ रहा है ना। तो देखो रैम तो इंटरनल है, रोम इंटरनल है, डी रैम आपका इसी का फॉर्म है ना। यहाँ पे हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क क्या होती है, हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, है ना। बाकी रैम रोम कैसी होती है, प्राथमिक मेमोरी मतलब इंटरनल मेमोरी के अंतर्गत आती है। और एचडी रैम जो होती है ये इसी रैम का फॉर्म होता है। तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे, हमारा राइट आंसर है हार्ड डिस्क, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस टैब का उपयोग करके आप ओपन ऑफिस राइटर में मैक्रोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखो मैक्रोस क्या होते हैं कि किसी भी जब हम काम कर रहे हैं फॉर्मेटिंग के लिए, चाहे वर्ड में करें या एक्सेल में करें या इस तरीके के दूसरे सॉफ्टवेयर पूछे, है ना। तो उसमें क्या होता है कि जो हम सेटिंग्स अप्लाई करते हैं उनको वो रिकॉर्ड कर लेता है ना। फिर हम मल्टीपल मतलब कितने भी पेजेस पे उस सेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे एक ही समय में बहुत सारे पेपर अपने आप सेट हो जाते हैं, है ना।
तो ये मैक्रोस है, ये किसके लिए पूछ रहा है हमसे, वो देखिए ये पूछ रहा है भैया ओपन ऑफिस के अकॉर्डिंग, है ना। तो ओपन ऑफिस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास मैक्रोस का ऑप्शन है वो मिलता है हमको टूल्स में, है ना कि इनमें। तो ये याद रखेंगे। और ओपन ऑफिस के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम में, ना केवल सीबीएसई एग्जाम में, अदर एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। इसके वन लाइनर क्वेश्चंस भी अगर आप तैयार कर लोगे तो आपके एग्जाम में काफी हेल्प हो जाएगी। इसके बाद का हमारा पास प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस सीआरटी मॉनिटर के साथ काम करता है लेकिन एलसीडी मॉनिटर के साथ काम नहीं करता, है ना। तो सीआरटी मॉनिटर साथ में इनमें से कौन सा काम करता है, इसके साथ नहीं करता। तो देखिए लाइट पेन, माउस, कीबोर्ड और वेबकैम। देखिए यहां पर ये बेसिकली ये चारों जो है ये काम कर लेते हैं किसमें, सीआरटी में। सिर्फ लाइट पेन होता है जो कि एलसीडी में काम नहीं करता है ना। एलसीडी में नहीं करेगा काम, लेकिन अगर इसकी जगह एलईडी ऑप्शन होता तो राइट हो जाता, है ना। लेकिन एलसीडी में लाइट पेन काम करेगा क्या, नहीं करता है, क्योंकि उसमें लिक्विड फॉर्म होता है ना, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, उस वजह से लाइट पेन उस पर वर्क नहीं करता है ना। सीआरटी हम लोग यूज करते ही है ना। हम लोग एटीएम में जो मशीन देखते हैं उसमें सीआरटी मॉनिटर ही लगा होता है मैक्सिमम, और वहां पर हम लोग टच या लाइट पेन का यूज कर लेते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है हमारे पास में कि चुंबकीय टेप जैसी खालिस्तान मेमोरी को, मेमोरी की कोशिकाओं को एक रेखीय अनुक्रम में व्यवस्थित करके व्यवस्थित किया जाता है। इसमें भी रेखीय अनुक्रम, है ना, एक सीक्वेंस में करने की बात हो रही है ना। और चुंबकीय टेप है, चुंबकीय टेप की अगर हम बात करें कि उसकी कैसी प्रवृत्ति होती है, उसमें जो डाटा हम स्टोर करते हैं तो हम एक के बाद एक ही उसमें डाटा स्टोर कर पाते हैं। अगर एक्सेस करने की बात होगी उससे डाटा को, तो हम उसको एक निश्चित क्रम में ही एक्सेस कर पाते हैं। हम उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते, हम उसको रैंडमली एक्सेस नहीं कर पाते। अगर चुंबकीय टेप से हमको डाटा एक्सेस करना है तो हमको करना पड़ता है उसको सिक्वेंशियली, ठीक है, मतलब क्रमिक, एक के बाद एक ही हम उसमें से डाटा एक्सेस कर सकते हैं। तो इसमें देखिए, इसमें पहले ही ऑप्शन है सिक्वेंशियल, है ना, तो मतलब यही आंसर कैसा हो गया, सही होगा। बाकी जो ऑप्शन होंगे ये नहीं होंगे, इसके अकॉर्डिंग, चुंबकीय टेप के अकॉर्डिंग, है ना। तो याद रखेंगे इसको भी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से आउटपुट डिवाइस पहचानने हैं। देखिए इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, है ना। हमको डिवाइसेस पहचानना है कि कौन से इनपुट के लिए है और कौन से आउटपुट के लिए। इनपुट के लिए तो बहुत सारे डिवाइसेस है, आउटपुट के लिए कम डिवाइसेस आते हैं, तो उनको याद कर लेंगे तो आपके इनपुट अपने आप तैयार हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखिए प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक है भैया इनपुट डिवाइस, है ना। और जो प्रिंटर है ये कैसा है आपका आउटपुट डिवाइस। तो यहाँ पे प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर ये कैसे है, आउटपुट डिवाइसेस है। आउटपुट डिवाइसेस में सिर्फ डिस्प्ले यूनिट और प्रिंटर्स ही है मोस्टली, है ना। अगर हम स्पीकर की बात नहीं करें तो मोस्टली क्या है उसमें, या तो आपको दिखेगा या प्रिंट होगा, मतलब हार्ड कॉपी मिलेगी या सॉफ्ट कॉपी। स्पीकर भी जो आउटपुट में आएगा तो उससे भी क्या मिलती है, हमको सॉफ्ट कॉपी मिलती है, क्योंकि हम सॉन्ग्स को उसमें सुन सकते हैं। तो जॉयस्टिक है इनपुट के लिए, है ना, तो याद रखेंगे कि यहाँ पे इनपुट डिवाइस जॉयस्टिक है। अगला है हमारे पास में कि कंप्यूटर में सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी सीपीयू में खालिस्तान के रूप में स्थित होती है। देखिए कंप्यूटर मेमोरी की अगर हम बात करें तो सबसे तेज मेमोरी हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी को, ठीक है। और जो कैश मेमोरी होती है ना वो इन रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, ठीक। तो सीपीयू के अंदर जो कैश मेमोरी होती है बेसिकली है क्या, उसमें है रजिस्टर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, रजिस्टर होगा। और रैम जो होता है ये तो फास्ट जरूर होता है लेकिन कैश मेमोरी से धीमा होता है ना। बायोस क्या होता है, तो भैया बायोस जो होता है कंप्यूटर की एक्चुअल में रोम होती है जो उसमें कंपनी मैन्युफैक्चर के द्वारा डाली जाती है, तो वो भी आंसर नहीं होगा और इनपुट आउटपुट तो बनता नहीं है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, रजिस्टर्स होगा सबसे तेज मेमोरी जो होती है सीपीयू के पास, जिससे मिलकर कैश मेमोरी बनती है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कंप्यूटर की एक द्वितीयक डेटा संग्रहण इकाई को संदर्भित करता है ना। मतलब हमसे क्या पूछा गया है,
हमसे पूछा गया है भैया सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पूछी गई है ना। देखिए प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले आप प्रश्न को समझे, उसके बाद आप इधर जाए। अगर यही हमारे समझ में नहीं आया है तो यहाँ पे दिखने वाले तो सब एक जैसे दिखेंगे, है ना। तो पहले प्रश्न को समझने का प्रयास करें, जब प्रश्न समझ में आ जाए तब हम ऑप्शन देखें फिर आंसर लगाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस उसने पूछा है। यहाँ पे सेकेंडरी कौन सी है, देखो रजिस्टर पे तो सीपीयू के पास में होते हैं, इंटरनल हो गई, है ना। रीड ओनली मेमोरी कौन सी होती है, मतलब ये क्या बोल रहा है आपको, रोम कंप्यूटर कैसी है, प्राइमरी, मतलब प्राइमरी मेमोरी है। ये क्या रैंडम एक्सेस, ये बोल रहा है रैम। तो ये कैसी है भाई, ये दोनों तो प्राइमरी मेमोरी हो गई और इंटरनल मेमोरी हो गई जो कि सीपीयू के खुद के पास में है। तो ये तीनों आंसर तो हमारे नहीं बनेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज कौन सी होगी आपकी, हार्ड डिस्क ही होगी। ठीक है, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बारकोड स्कैनर में एक प्रकाश स्रोत, एक लेंस और एक प्रकाश संवेदक मतलब कि सेंसर होता है जो खालिस्तान कहलाता है। देखिए जो बारकोड स्कैनर होते हैं, बारकोड स्कैनर हम लोगों ने देखे हैं, है ना। बारकोड लाइनें आप लोगों ने देखी होगी, ऐसी 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 लाइनें होती है ना। उसके ऊपर क्या होते हैं, नंबर होते हैं, है ना। तो ये जो लाइनें होती है बेसिकली यहाँ पे जो नंबर होते हैं इन नंबरों की ही होती है। तो उसको बारकोड रीडर के द्वारा स्कैन कर लेते हैं इसको। तो ये इनपुट के लिए कहां चला गया, सीधे कंप्यूटर के पास में, है ना। तो प्रकाश से तो हो रहा है, उसमें सेंसर लगा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहला है आपके पास में एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है, तो भैया ये तो नहीं है ना। फिर ऑप्टिकल आवेगों को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है, भैया इसका राइट आंसर जो है वो यही है, क्योंकि ऑप्टिकल मतलब प्रकाश और विद्युत मतलब कि कंप्यूटर को विद्युत आवेग क्या मिलेंगे, है ना, डिजिटल फॉर्म में मिलेंगे, है ना। यहाँ पे वो ऐसा भी लिख सकता था कि ऑप्टिकल आवेगों को डिजिटल फॉर्म में, तब भी समझने में आसानी हो जाती है, लेकिन उसने क्या रखा है, विद्युत आवेग लिखा है। और याद रखेंगे कंप्यूटर को जो भी आवेग मिलते हैं अगर वो विद्युत होगा तो वो डिजिटल ही होगा, है ना। और थर्ड है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग, ये तो होगा नहीं, है ना, क्योंकि कंप्यूटर को डिजिटल सिग्नल ही पसंद आते हैं, है ना। उसी से जमती है उसकी, एनालॉग से कंप्यूटर की नहीं जमती, है ना। इलेक्ट्रॉनिक तरंग को चुंबकीय तरंग में परिवर्तित करता है। देखिए कंप्यूटर के पास चुंबकीय तरंगों को रीड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को वो पकड़ लेता है। इलेक्ट्रॉनिक तरंग मतलब कि यही आपका डिजिटल सिग्नल। तो याद रखेंगे कि कंप्यूटर केवल डिजिटल सिग्नल को ही समझ सकता है ना। और यहाँ पे विद्युत आवेग का मतलब वही निकल रहा है। तो ये राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्टिकल आवेगों को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है बारकोड स्कैनर। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारे पास में कि एक सार्वभौमिक मतलब वैश्विक उत्पाद कोड, है ना। ये भैया फिर से बात कर रहा है किसकी, इसी की कर रहा है, बारकोड की, है ना। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो एक प्रकार का बारकोड है, कितने अंकों का होता है। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, क्योंकि हमारे पास जितने भी हम लोग उत्पाद यूज करते हैं, प्रोडक्ट यूज करते हैं, उन सब पे बारकोड होते हैं, है ना। उसको काउंट करना, उसको काउंट करेंगे तो कितने मिलेंगे आपको, उसको मिलेंगे आपको संख्या 12, है ना। और इसमें भी पहले 6 और बाद के 6, जो पहले 6 होते हैं ये निर्माता के होते हैं, कंपनी के होते हैं, और बाद के जो 6 अंक होते हैं ये उस प्रोडक्ट की डिटेल के होते हैं, है ना। पहले 6 में क्या है, कंपनी की डिटेल हो गई, और बाद के 6 में उस प्रोडक्ट की डिटेल होती है। ठीक है, तो आपके पास कोई प्रोडक्ट हो तो उसमें बारकोड देखिएगा, ऐसे ऐसे लाइनें वाले, और ऊपर जो नंबर रहते हैं उनको। इसके बाद है अगला प्रश्न कि वर्ष 1959 में प्रस्तुत पहला ड्रम प्लॉटर खालिस्तान इंच चौड़े के मीडिया को संभाल सकता था या प्रिंट कर सकता था, है ना। देखिए ड्रम प्लॉटर है, इसमें तो लंबाई तो बहुत ज्यादा होती थी, लेकिन चौड़ाई कैसी होगी, कम होती थी, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, मतलब कि शुरुआती दौर की बात हो रही है। तो बहुत ज्यादा चौड़ा हमको वहां पर यूज करने के लिए नहीं मिलता था। अभी तो होता है कि 12-12 फीट 14-14 फीट के ड्रम उसमें लगाते हैं रोल, और उस पर प्रिंट हो जाता है। लेकिन उस समय हमारे पास क्या था, सिर्फ 11, और ये भी क्या है, इंच है भैया, 11 इंच, मतलब 1 फीट से थोड़ा सा कम। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद है अगला, टर्मिनल का उपयोग खालिस्तान टोपोलॉजी में किया जाता है, टर्मिनेटर, है ना। देखिए टर्मिनेटर का उपयोग खालिस्तान टोपोलॉजी में किया जाता है। ऑप्शन है बस, स्टार, रिंग और टोकन रिंग, है ना।
देखिए टर्मिनल का उपयोग जो करते हैं वो किसमें करते हैं, बस टोपोलॉजी में करते हैं ना। बस टोपोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि हमारे पास में इस तरीके से क्या लगे होते हैं, ये केबल होता है और इस तरीके से इसमें अलग अलग क्या लगे होते हैं भैया, हमारे पास ये लगे होते हैं नोड, है ना। तो यहां पर लगाते हैं क्या, टर्मिनेटर को, है ना। टर्मिनेटर को यहां लगा दिया तो होता क्या था कि इस बस से जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, जो सिग्नल आ रहे हैं, है ना, उनको बूस्ट करके और इनको देता था ताकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रेट कैसा रहे, एक समान चले, ताकि ये कंप्यूटर सूचनाओं का आदान प्रदान आसानी से कर सके। तो यहाँ पे लगाते थे इसको, तो ये टर्मिनेटर यहाँ पे यूज करते थे। उसके बाद में इसमें, है ना, स्टार टोपोलॉजी में तो हम लोग हब का यूज करते हैं, है ना। रिंग टोपोलॉजी में हम हब का यूज भी नहीं होता और टर्मिनेटर भी नहीं होता, वो आपस में लिंक होते हैं कंप्यूटर, है ना, केबल टू केबल। टोकन रिंग जो होती है, टोकन रिंग जो होती है वो स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का मिश्रण होती है, मतलब वो रिंग जैसी भी होगी और स्टार जैसी भी होगी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। विंडोज 10 में ऑडियो और वीडियो फाइलों को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए इस प्रश्न के ऑप्शन देखने से पहले आपको बता दें कि चाहे विंडोज 10 हो, विंडोज 11 हो, है ना, या इसके पहले के बाद विंडोज 7 हो, एक्सपी हो, है ना, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसमें विंडोज का बाय डिफॉल्ट जो प्लेयर होता है वो विंडोज मीडिया प्लेयर ही होता है। और एग्जाम में हमेशा बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस का ही चुनाव किया जाता है कि आपसे जो भी पूछेगा प्रश्न वो बाय डिफॉल्ट का ही पूछेगा। आप कौन से प्लेयर में पर्सनली यूज कर रहे हो वो क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। तो विंडोज में बाय डिफॉल्ट रूप से क्या होता है, विंडोज मीडिया प्लेयर होता है और इसी में ऑडियो और वीडियो फाइलों को देखा और सुना जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि किस तरीके से प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। जल्द फिर आएंगे नए क्वेश्चंस के साथ में और हमारी तैयारी में हम लगे रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।